हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, पोल्यूशन एक ऐसा चीज है जो कि ह्यूमन से भी कॉज हो सकता है, ह्यूमन बीइंग से भी कॉज हो सकता है, प्लस नेचुरल तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो एयर, वाटर और सॉइल में, ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई भी ऐसी अनडिजायरेबल चीज ऐड हो रही है, अनवांटेड चीज ऐड हो रही है और उसकी वजह से कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी वजह से कोई ऐसे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स के ऊपर या नेचर के ऊपर हो रहा है, दैट इज अ पोल्यूशन। ठीक है, तो पोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन अनवांटेड सब्सटेंस certain unwanted substance get introduced into the environment. ठीक है, get introduced into the environment and cause undesirable changes. ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एयर है, हमारे आसपास नॉर्मल एयर है, ठीक है, अगर उस नॉर्मल एयर के अंदर उसका कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे। और अगर उस कॉम्पोजिशन चेंज होने की वजह से, ठीक है, कुछ ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम उसको कहेंगे पॉल्यूटेंट। इसी तरीके से सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल में भी ऐसे ही होता है, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी ऐसे ही होगा। कोई अनवांटेड चीजें अगर जबरदस्ती कोई कचरा पानी में फेंके जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी में अगर कचरा फेंकेंगे तो पानी का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होगा, क्योंकि वहां पर डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, वो वाटर की पूरी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पानी के अंदर पानी का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, पानी के अंदर अनवांटेड चीजें ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो थी पोल्यूशन की डेफिनेशन। अब जो एजेंट्स इन सब चीजों को पल्यूट करते हैं उन्हें कहते हैं पल्यूटेंट। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एजेंट्स जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं। ठीक है, द एजेंट दैट पल्यूट आवर एनवायरमेंट्स आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब ये पोल्यूटेंट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सी भी अनवांटेड चीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, अब यहाँ पर अगर हम पोल्यूटेंट्स को कैटेगराइज करें तो पोल्यूटेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। बायोडिग्रेडेबल या नॉन ठीक है, 2 तरीके के पोल्यूटेंट्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, देखो बायो लगा हुआ है मतलब कि कुछ लिविंग कंपोनेंट यहाँ पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो लिविंग कंपोनेंट के द्वारा अगर वो वेस्ट डिग्रेड हो जाता है
तो वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो वेस्ट डिग्रेड नहीं हो सकता या बहुत ही ज्यादा स्लोली वो डिग्रेड होगा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, विच गेट रैपिडली डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि कैटल डंग हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, एनिमल डंग हो गया, ठीक है, लेदर हो गए, लीव्स हो गए, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि इनके ऊपर बायोलॉजिकल यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उस वेस्ट को डिग्रेड कर सकता है, मतलब कि फुली कन्वर्ट कर सकता है, तो वो आएंगे बायोडिग्रेडेबल में। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जिसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसे डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के अंदर विच डू नॉट डिग्रेड और डिग्रेड एक्सट्रीमली स्लोली। ठीक है, तो ये हो गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं पॉलिथीन की। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें हैं जो कि क्या है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बाद कि हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, एयर एंड वाटर, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द पोल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब जो डेफिनेशन थी हमारे पास पोल्यूशन की, अब उसमें आपको लगा ऐड कर देना है एयर। ठीक है, तो कोई भी अनडिजायरेबल या अनवांटेड सब्सटेंस एयर के अंदर ऐड होते हैं और कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर या चेंजेस फॉर्म करते हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के अंदर हम बात करेंगे द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल। यहाँ पर जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं वो क्या है, केमिकल्स हैं। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल्स in the atmosphere in undesirable quantities। ठीक है, तो कोई भी ऐसे केमिकल जो कि एटमॉस्फेयर में अनडिजायरेबल क्वांटिटी में ऐड हो रहे हैं, दैट विल कॉज एन एयर पोल्यूशन। ठीक है, और जो केमिकल्स एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, पोल्यूटेंट्स कहेंगे। ठीक है, कुछ मेजर टाइप के एयर पोल्यूटेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर, ठीक है,
सबसे पहला हम एयर पोल्यूटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है ह्यूमन बॉडीज के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, पहले तो हीमोग्लोबिन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड बनने की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा किसके पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, ठीक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज्यादा प्रेजेंट है तो हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो हमारे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड एयर पोल्यूटेंट यहाँ पर पढ़ेंगे, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों की वजह से कॉज होती है एसिड रेन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती हैं और प्लस फिर बारिश हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इसी फॉर्म में ये नीचे गिर जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा एसिड रेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि रेन में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं दोनों की वजह से। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एज अ गैस अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे दोनों से, प्लस एसिड रेन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, फिर ये कैसे नुकसान कर रही है, फिर ये कैसे पोल्यूशन कॉज कर रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लेकिन अगर उस अमाउंट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो अर्थ है, सन की रेज आती है अर्थ के अंदर और प्लस रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो सन की से जो रेज आएंगी वो यहीं रह जाएंगी अर्थ के अंदर और वापस से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, अर्थ के अंदर ही कैद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से भी पहले अगर हम बात करें, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो गया, चलो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लेकिन ये जो प्रोसेस है कि अर्थ से सन से रेज आकर अंदर आ रही हैं और वापस से नहीं जा रही हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, सन से रेज आती हैं, अर्थ में ही ट्रैप हो जाती हैं, अर्थ के अंदर ट्रैप हो गई तो अर्थ, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट की मतलब सन से जो रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही कैद होके रह रही है, ठीक है। ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करूं तो जैसे कि सन से रेज अंदर आ रही हैं और अंदर आ रही हैं तो यही ट्रैप हो रही हैं, जैसे कि हमने अभी बोला, तो ट्रैप यही हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है तो जो बर्फ है
जो माउंटेन एरिया है, पूरा जो पोल्स पे जो बर्फ है वो क्या हो रहा है, पिघलती चली जा रही है। ठीक है, बर्फ पिघल रही है तो सी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फ्लड्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, पोलर आइस कैप पिघलते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो दैट विल ऑल कम अंडर द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हम उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर पे भी हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे। ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख दिया है, ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, क्योंकि ओजोन क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है। बहुत ही पतली सी लेयर होती है, फिर भी हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर, हमारे आसपास अभी यहाँ पर ओजोन नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर ओजोन इंक्रीज हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए नुकसान होता है। अब ये ओजोन ग्राउंड लेवल पे आ कहाँ से रही है, ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी नॉट लेयर, ग्राउंड लेवल पे ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है, वहां पे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अब व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से, ठीक है, जो बर्निंग फ्यूल हो रहा है, जो व्हीकल से जो फ्यूल निकलता है बर्न होने के बाद, ठीक है, उन सब से ये सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो अब इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कफिंग, वीजिंग, इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, लंग की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, प्लस हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, एयर कंडीशन है, इन सब से जो गैस रिलीज होती है, देयर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कर रहे हैं डैमेज टू ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं, तो ओजोन हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। अब अगर डैमेज हो रही है ओजोन लेयर तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो अंदर आ रही हैं और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड कैंसर हो रहा है, डिजीजेस ऑफ आई, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जितने भी इस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर के पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड सीएफसीज। लास्ट जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट यहाँ पे बच रहा है वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है, मतलब कि एयर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल सस्पेंड हो जाए, मतलब कि वहीं रुक जाए, अर्थ में ही, सॉरी एटमॉस्फेयर में, एयर में ही ऐसे पार्टिकल्स ब्लॉक हो जाए, तो वो ऑलरेडी वहां पे क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे और पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, कुछ पार्टिकल के कुछ मैटर एयर के अंदर ही रुक जाएंगे, एयर में ही। ठीक है, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हवा एयर में पूरे में सस्पेंड रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो हेजी हो जाता है और जो सामने का दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी खत्म होती चली जाती है। उसके बाद है नोज को, थ्रोट को, आई को, सबको इरिटेशन कॉज करते हैं।
ठीक है, लंग्स को डैमेज करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। उसके बाद है हमारे जो कपड़े हैं, अगर आप उस पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में ट्रैवल करेंगे तो कपड़े भी खराब होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, प्लस जो बिल्डिंग्स है वो भी खराब होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये हैं सारे एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इन एयर पोल्यूशन का प्राइमरी अफेक्ट क्या होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन के प्राइमरी इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको साथ के साथ वैसे सब कुछ बता दिया है कि प्राइमरी इफेक्ट क्या होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही है टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, नोजिया, चक्कर आना, सर दर्द होना। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ट्रैफिक में जब आप फंस जाते हो, ठीक है, तो ट्रैफिक में फंसने के बाद जो फ्यूल्स होता है, जो पीछे से जो गैस निकलती है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आती है। अगर आप सांस लोगे एकदम से सफोकेशन फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होने लग जाती है हीमोग्लोबिन के साथ इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें ऑब्वियसली फिर सफोकेशन फील होगा। ठीक है, उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और इन सब की वजह से नाइट एसिडिक रेन का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारी एयर है तो हम सांस लेते ही हैं तो गैस जो है वो अंदर जाएगी ही सही। तो इन सब की वजह से मेजर प्रॉब्लम जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो था हो गया प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी इफेक्ट्स की बात करें, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसके अंदर सबसे पहला है फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, अब ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, बहुत ज्यादा एक एडवर्स इम्पैक्ट कॉज कर रहा है प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स पे भी। ठीक है, अब ये क्या करता है, लीफ के ऊपर क्या है, ये भी फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये भी एक पार्टिकल्स ही होते हैं, डस्ट टाइप ही होता है, जो कि लीव्स की सरफेस पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब डिपॉजिट हो गए हैं तो लीव्स के स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे, स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है और सनलाइट भी पूरी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये था सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट हमने डिस्कस करे, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है एयर पोल्यूशन के बारे में और मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, प्राइमरी एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या हैं और सेकेंडरी क्या हैं। ठीक है, सेकेंडरी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।